वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की एमसीक्यू की। ये हम अपनी पूरी सीरीज लेके आएंगे। आज फर्स्ट सीरीज है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और क्या है, मैं ज़्यादातर वीडियोस जो है बना चुका हूँ स्टैटिस्टिक्स की, जो कुछ उन वीडियोस में कवर नहीं हुआ है वो सब क्या है हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड विच इज ए प्रोबेबिलिटी मेथड। अब मैंने क्या है दो तरह के मेथड बताए थे, एक प्रोबेबिलिटी बताया था, एक नॉन प्रोबेबिलिटी बताया था। तो प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या होता था हमारा कि प्रोबेबिलिटी मेथड में होता था कि हम अगर कुछ सैंपल ले रहे हैं तो बचे हुए जो भी पॉपुलेशन है उसके क्या सेम होने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड बोलते हैं। और जिसके क्या सेम होने के चांसेस नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, हम नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड बोलते हैं। तो देखो जजमेंटल, जजमेंटल होगा क्या, नहीं हो सकता। कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग भी नहीं हो सकता। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, अब देखो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में बताया था कि इसमें क्या है हर एक के सेम चांस होते हैं सिलेक्ट होने के, हर एक के सेम चांस क्या होते हैं, सिलेक्ट होने के होते हैं। और क्या है, अब इसके थ्रू क्या है, हम क्या प्रोबेबिलिटी जो होगी बची हुई जो बची हुई जो पॉपुलेशन है उसके भी क्या सेम होने के चांस होंगे। तो सेम होने के चांस उसके भी अगर होंगे तो यही हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मेथड होगा। ये हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मेथड होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which among the following is the benefit of using simple random sampling। अब देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्या है, क्या बेनिफिट है उसको यूज करने का। तो देखो द रिजल्ट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव, ये होगा नहीं होगा। इंटरव्यूअर्स कैन चूज रिस्पोंडेंट फ्रीली, ये है, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या इन्फॉर्मेंट्स कैन रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, ये होगा, ये भी नहीं हो सकता। वी कैन कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, तो क्या है, हम क्या है, अगर हम क्या करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या है एक्यूरेसी, रिजल्ट की एक्यूरेसी को क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितनी एक्यूरेसी उसमें आ रही है अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा, इंक्रीज द सैंपल साइज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट अपॉन दी सैम्पलिंग एरर। अब क्या है, ये मैं क्या पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप सैंपल साइज को बढ़ाओगे, सैंपल साइज बढ़ाओगे तो सैम्पलिंग एरर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इट रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर। सैंपल साइज बढ़ाने का मतलब कि आप क्या है ज्यादा पॉपुलेशन की अभी स्टडी करोगे, मतलब आपने क्या है जो भी स्टडी कर रहे हो उसमें क्या कर दिया आपने, अपना सैंपल साइज बढ़ा दिया। सैंपल साइज बढ़ाओगे तो क्या हो गया, आपके एरर होने के चांस क्या हो जाएंगे, सैम्पलिंग एरर के कम हो जाएंगे। Which of the following is not a type of non probability sampling। अब इसमें से क्या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है। अब देखो मैंने अभी बताया कि एक प्रोबेबिलिटी होता है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है ना। अब इसमें पूछा ना कौन सी नहीं है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं है, तो हमने देखा जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है ना, रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग दोनों क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं। तो ये क्या है, हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है। कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है, कन्वीनियंस नॉन प्रोबेबिलिटी है, और स्नोबॉल सैम्पलिंग भी क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। ये सब मैं क्या है बता चुका हूँ, जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। नेक्स्ट, सैंपल इज रिगार्डेड एज सबसेट ऑफ। अब सैंपल क्या है, किसका सबसेट है ना। हम क्या सैंपल कहाँ से लेते हैं, हम किससे लेते हैं, पॉपुलेशन से लेते हैं। देखो इसमें क्या है, कंफ्यूज मत होना। कभी आप देखोगे डेटा है, डेटा से हम सैंपल ले लेते हैं ना। हम क्या है, भले ही वो डेटा हो लेकिन हम उसको क्या मान के चलते हैं कि वो क्या है, हमारी जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन है, और उससे हम क्या करते हैं, सैंपल सिलेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, पॉपुलेशन। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेटिस्टिक्स एंड द पैरामीटर्स इज कॉल्ड। अब स्टेटिस्टिक्स और पैरामीटर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग एरर, है ना। इसको आप क्या है ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन आइटम इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन।
है ना। अब हम क्या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो हम यूज करते हैं ना पॉपुलेशन में से उसको सिलेक्ट करने की, इसको हम नॉन जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन जीरो बोलते हैं। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज फॉर्म बाय ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्टेटिस्टिक्स इज नोन एज, है ना। तो क्या कहलाता है वो? कहलाएगा हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट, among these which sampling is based on equal probability। अब equal probability पे based हमारी कौन सी सैम्पलिंग है? अभी मैंने बताया कि जिसमें क्या होता है कि भी सब हर एक के चांस क्या हो, सेम हो सिलेक्ट होने के, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा द डिफरेंस बिटवीन the expected value of a statistics and the value of parameter being estimate is called as। अब क्या है, जो इस एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है हमारी स्टेटिस्टिक्स की और जो पैरामीटर वैल्यू होती है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बायस। क्या बोलते हैं? बायस बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बारे में इसमें से कौन सा जो है ट्रू है? अब देखो, सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन का पार्ट होता है, मैंने अभी बताया। और क्या होता है? सैम्पलिंग सेव्स टाइम, मनी एंड एनर्जी। ये भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सैम्पलिंग से क्या होता है? टाइम बचता है, मनी बचती है और एनर्जी बचती है। सैम्पलिंग हेल्प्स इन एस्टिमेट सैम्पलिंग एरर। तो ये क्या है? अगर देखो कभी ऐसा होता है कि आपको दो क्वेश्चंस, दो का तो पता ही है कि दो तो है ही है सही, तीसरा भले ही सही ना हो, तो ऑल ऑफ दी अबव है, तो आंसर हमारा क्या होगा फिर? ऑल ऑफ दी अबव ही लगाना है ना। दो अगर हमारे करेक्ट है तो तीसरा भी क्या होगा? हमारा करेक्ट ही होगा। तो ऑल ऑफ दी अबव लगाना है। नेक्स्ट, सैम्पलिंग केसेस मींस। अब इसका क्या मतलब होता है? इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम्स ईटीसी, है ना। अब क्या है सैम्पलिंग केसेस? क्या बोलते हैं हम? सैम्पलिंग केसेस क्या है? या तो लोगों का सैम्पलिंग केसेस हो, न्यूज़पेपर से हम कुछ सैम्पलिंग केसेस निकालते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स के थ्रू हम सैम्पलिंग केसेस निकालते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सैम्पलिंग केसेस बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है हमारा द एग्रीगेट ऑफ द यूनिट, द एग्रीगेट ऑफ द यूनिट परटेनिंग टू ए स्टडी इज कॉल्ड। अब क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स। ये मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन ऑफ यूनिवर्स। या तो हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे, या हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, refers to those elements from which samples are specifically chosen or select for research। अब देखो क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? अगर किसी को हमें क्या करना है? स्पेसिफिकली हम किसी को चूज कर रहे हैं, है ना, स्पेसिफिकली चूज कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं हम टारगेट पॉपुलेशन। हमारा क्या होता है? ये टारगेट पॉपुलेशन होता है कि हमें पहले ही पता है कि हमें क्या है, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना, वहां से सिलेक्ट करना, तो हम क्या पहले ही टारगेट बना के चले हुए हैं कि वहां से करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट पॉपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, ए मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। अब देखो, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन मैंने पहले भी बता रखा है, इसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन सैम्पलिंग प्रोसेस। अब सैम्पलिंग प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप होते हैं? देखो, ये होता है क्या? डिफाइनिंग टारगेट पॉपुलेशन होता है, तो ये भी क्या है? सिलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाई द सैंपल मेथड, ये भी है, ये भी है। और चूजिंग सैम्पलिंग फ्रेम, ये भी होता है, हाँ ये भी करते हैं हम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल होगा, है ना। ये सारा मैं अपनी वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, आप जाके देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड। पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड, तो क्या कहलाती है पॉपुलेशन वैल्यू? पॉपुलेशन वैल्यू कहलाती है हमारी पैरामीटर। क्या कहलाती है? पैरामीटर कहलाती है। सैंपल वैल्यू, अब देखो दो तरह होते हैं, दो चीजें होती है, एक पॉपुलेशन वैल्यू होती है, एक होती है हमारी सैंपल वैल्यू। पॉपुलेशन वैल्यू हमारी पैरामीटर कहलाती है, और जो सैंपल वैल्यू होती है वो हमारी कहलाती है स्टेटिस्टिक्स। क्या कहलाती है? स्टेटिस्टिक्स।
स्टेटिस्टिक्स, तो इसको याद रखना दोनों को। नेक्स्ट आता है हमारा ए कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ये भी मैं क्या है बता चुका हूँ, कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है, हमारा सेंसस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंसस कहलाता है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट एनालिसिस भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट एनालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी नहीं है ना? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो देखो, सिंपल रैंडम है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग हमारी क्या होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। तो ये क्या होगा हमारा? बी आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब इसमें से क्या है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी नहीं है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, जजमेंटल सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है, कन्वीनियंस सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है, एक्सटेंसिव सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है? हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है ना? ये मैंने अपनी शायद सेकंड वीडियो में बताया था, तो आप जाके देख लेना ना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, जजमेंटल सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज, जजमेंटल सैंपलिंग को हम क्या बोलते हैं? अब देखो, मैंने इसको बताया था कि जजमेंटल सैंपलिंग को हम परपेसिव सैंपलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेसिव सैंपलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सैंपलिंग विच प्रोवाइड्स फॉर ए नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन, है ना? नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन मैंने बताया था किसको किस में आता है? हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होता है। किस में होता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अभी मैंने ऊपर भी बताया। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड सैंपल इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज। अब देखो, मैंने बताया कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हम कब यूज करते हैं? जब हमारा सैंपल क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनस होता है ना? तो हम क्या करते हैं? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करते हैं। उसको पहले होमोजीनस में कन्वर्ट करेंगे ग्रुप में, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उससे रैंडम सिलेक्शन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो जाती है। नेक्स्ट, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज यूज्ड विद द एम ऑफ, है ना? किस उद्देश्य से हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज किया जाता है? क्वालिटेटिव रिसर्च, हाँ किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। पायलट स्टडी, देखो पायलट स्टडी किसको बोलते हैं? हम जिस चीज की हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले क्या है? हम एक ओवरव्यू बनाते हैं, उसका देखते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है ना, तो वो हमें क्या है? ओवरव्यू बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पायलट स्टडी। तो इसके लिए भी क्या है किया जाता है? हाँ ठीक है, ये भी किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, है ना? इसके लिए भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। आप वैसे भी याद रखना कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, पायलट स्टडी के लिए और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए भी यूज में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर द लार्जेस्ट सैंपल साइज। अब देखो, सबसे ज्यादा सैंपल साइज किस में जरूरत पड़ती है? अगर हम क्या करें, अगर हम लेते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग लेते हैं, तो इसमें हमें क्या है? लार्ज साइज लेना पड़ता है सैंपल का। क्लस्टर सैंपलिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना? तो इसमें क्या है? सैंपल साइज हम क्या लेते हैं? लार्ज लेते हैं। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज। अब ये देखो, बहुत बार आ गया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखो, कोटा सैंपलिंग नहीं, ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी है। जजमेंटल नॉन प्रोबेबिलिटी है। परपेसिव, ये दोनों एक ही है, जजमेंटल और परपेसिव, है ना? तो ये क्या दोनों नॉन प्रोबेबिलिटी है। लोटरी मेथड क्या होगा हमारा? एक तरह से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा, है ना? लोटरी मेथड तो ये होता है ना कि भी अगर आप लोटरी ले रहे हो तो आपके क्या है? इक्वल चांस रहते हैं हर किसी के सिलेक्ट होने के। अगर 100 लॉटरी है तो 100 में से क्या है? किसी के भी सिलेक्ट होने के चांस रहते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी मेथड बोलेंगे। नेक्स्ट, द टर्म फिनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। अब ये जो फिनोमेनोलॉजी टर्म आया है ना, किससे एसोसिएटेड है? किस प्रोसेस से एसोसिएटेड है? ये होता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च से। किससे होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च से होता है। नेक्स्ट, सैम्पलिंग एरर इज प्रेजेंट ओनली इन। सैम्पलिंग एरर जो होता है किस में होता है? ये होता है केवल सैंपल सर्वे में होता है। किस में होता है? सैंपल सर्वे में होता है ना, सेंसस सर्वे में नहीं होता, है ना? सिर्फ किस में होता है? ये सैंपल सर्वे में होता है सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट,
नॉन सैम्पलिंग एरर इज प्रेजेंट ओनली इन, ये होता है हमारा नॉन सैम्पलिंग जो होता है हमारा सेंसस सर्वे में भी होता है और सैंपल सर्वे में भी होता है, बोथ में होता है। ये क्या आप दोनों याद रखना कि सैम्पलिंग एरर तो केवल सैंपल सर्वे में होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर जो होता है सेंसस और सैंपल दोनों सर्वे में होता है। नेक्स्ट, in which sample the investigator has completed freedom to choose his sample according to his desire। देखो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, ये किसका होता है हमारा परपेसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग, ये इसको सिलेक्टिव सैम्पलिंग भी बोल देते हैं ना, ये हो गया। नेक्स्ट, सैम्पलिंग बेस्ड अपॉन इक्वल प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड। अब देखो ये इसका आंसर तो सीधा सीधा सभी को पता है कि भाई इक्वल प्रोबेबिलिटी किसकी हो, मतलब हर एक के चांस क्या हो पूरे पूरे हो सिलेक्ट होने के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ए टेक्निक ऑफ बिल्डिंग अप ए लिस्ट और ए सैंपल ऑफ ए स्पेशल पॉपुलेशन बाय यूजिंग एन इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स एज इंफॉर्मेंट्स इज कॉल्ड। अब ये क्या कहलाता है हमारा, देखो ये मैंने उस वीडियोस में नहीं बताया, लेकिन आप क्या है इसकी डेफिनेशन याद रखना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको क्या है याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस द सैम्पलिंग एरर आल्सो। अब देखो मैंने बताया कि अगर हम सैंपल साइज को बढ़ाएंगे तो सैम्पलिंग एरर क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है, सैंपल एरर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। Which of the following would usually require the smallest sample size because of its efficiency। अब इसमें क्या सबसे कम सैंपल साइज हम किसके लिए लेते हैं ना, तो लेते हैं हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हर एक के चांस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सिलेक्ट होने के, तो इसीलिए हम इसका सैंपल साइज भी क्या लेते हैं, सबसे कम लेते हैं। और सबसे ज्यादा किस में लेते हैं, क्लस्टर में लेते हैं ना। सबसे ज्यादा सैंपल साइज किसका होता है, सबसे बड़ा क्लस्टर का होता है, सबसे छोटा किसका होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का होता है। नेक्स्ट, द टेक्निक्स यूज्ड फॉर सैम्पलिंग आर इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, ऑल ऑफ द अबव। देखो जो द टेक्निक यूज्ड फॉर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के लिए जो टेक्निक यूज होती हैं वो क्या होती हैं, ये सारी होती है। इंस्टेंटेनियस भी होती है, नेचुरल सैम्पलिंग भी होती है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। नेक्स्ट, रैंडम सैम्पलिंग इज यूजफुल एज इट। रैंडम सैम्पलिंग देखो किसके लिए यूजफुल होता है, रीजनेबल, मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू अदर मेथड। हाँ सही बात है ना, क्या है, रीजनेबली मोर एक्यूरेट आंसर इसमें आता है, क्योंकि क्या होता है हर एक के चांस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सिलेक्ट होने के। इकोनॉमिकली इन नेचर, मतलब क्या है हमारी क्या इकोनॉमिकली होता है, मतलब खर्चे को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि पूरे को अगर सिलेक्ट करने जाओगे तो उसमें क्या होगा, आपका खर्चा ज्यादा होगा, तो हमारा क्या है खर्चे को भी कम करता है। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, है ना, मतलब क्या है उसके खुद के मतलब क्या है जो कहते हैं ना पक्षपात नहीं करना, तो क्या है पक्षपात से क्या होता है, फ्री होता है। तो ये क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा फिर, ऑल होगा, क्योंकि सारे के सारे ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू is used as summary measure for a sample such as sample mean। इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा, सैंपल स्टेटिस्टिक्स। क्या होगा, सैंपल स्टेटिस्टिक्स। नेक्स्ट आता हमारा which of the following is a branch of statistics। अब इसमें क्या है, स्टेटिस्टिक्स की ब्रांच क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हाँ होती है, और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स हाँ ये भी होती है, लेकिन इंडस्ट्री स्टेटिस्टिक्स नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए और बी होगा। ये क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स होता है, और एक क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट, द कंट्रोल चार्ट्स एंड प्रोसीजर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स विच आर used to enhance the procedure can be classified into which of these categories। अब क्या होते हैं, जो कंट्रोल और चार्ट्स होते हैं प्रोसीजर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के, वो क्या होते हैं, स्टेटिस्टिकल टूल्स होते हैं, स्टेटिस्टिकल टूल
होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज सैंपल स्टेटिस्टिक्स। देखो जो रोमन लेटर्स होते हैं ना उनको हम क्या है सैंपल स्टेटिस्टिक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डू individual respondent focus groups and panels of respondents belongs। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा प्राइमरी डेटा और सोर्सेस, प्राइमरी डेटा और सोर्सेस। नेक्स्ट, what are the variables whose calculation is done according to the weight, height, length known as। अब इसका मैंने बताया था कि वेट, हाइट और लेंथ अगर इसका हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है पॉइंट में भी आ जाता है। और डिस्क्रीट में क्या है, डिस्क्रीट में क्या होता है पूरा पूरा होता है ना। विच मेथड यूज्ड टू एग्जामिन इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट और एंटीसिपेशन। अब ये देखो सीधा सीधा इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन महंगाई हो गया, एंटीसिपेशन हो गया है ना, और क्या हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया। अब इसका कुछ करना तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि भी ये आगे की फोरकास्टिंग करने के हिसाब से, तो ये क्या होती है फोरकास्टिंग टेक्निक होती है। क्या होती है फोरकास्टिंग टेक्निक होती है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस सच एज ग्राफिकल and numerical method are utilized in which of the following। इसका आंसर क्या होगा हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्या होगा इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्केल अप्लाइड इन स्टैटिस्टिक्स which imparts a difference of magnitude and proportion is considered as। इसका आंसर क्या होगा हमारा रेशियो स्केल। क्या होगा रेशियो स्केल। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेबर टर्नओवर रेट्स, प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सब किसके एग्जांपल है भाई हमारे, ये सारे स्टेटिस्टिक्स इन पर्सनल मैनेजमेंट के है ना। हम क्या लेबर का देख रहे हैं, प्लानिंग इंसेंटिव्स देख रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देख रहे हैं, तो ये सारे किसके होते हैं हमारे पर्सनल मैनेजमेंट के होते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें क्या है मैंने मेथड बताया था एक कोपाई। कोपाई में ना तो सबसे लास्ट में क्या रहा हमारा आई, तो लास्ट स्टेज ही पूछा है, तो आई से क्या होता था हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इसका आंसर क्या होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके फर्स्ट वीडियो मेरी देख सकता है स्टैटिस्टिक्स की, उसमें क्या है मैंने सारी स्टेजेस बता रखी है। एनालिसिस ऑफ डेटा इज द स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब कौन सी स्टेज है हमारी एनालिसिस। एनालिसिस हमारी है COPA है ना, कोपा बोला था ना मैंने, COPA है ना, तो फोर्थ स्टेज है कोपा। एनालिसिस कौन सी हमारी स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो फिनिश होती है। और मैं कोशिश करूंगा जो चीजें मेरी वीडियोस में छूट गई हैं वो सारी मैं MCQ में कवर करूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।